नमस्कार दोस्तों। एक पिछली वीडियो हमने पहले बनाई थी कि मेरा जो पिछली जॉब थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो उसको छोड़ने का मेरा क्या रीज़न था वो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। उसी में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि आप अपनी जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो आप डिस्कस कीजिए, उससे हमें हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए रिक्वेस्ट आई थी। तो पिछली जॉब का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था 5 साल जो मैंने चेन्नई में गुजारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए। तो वो अपना जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो मैं साझा करना चाहूँगा। और क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या-क्या इस जॉब में अच्छी बातें हैं, क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें जानने को मिलेंगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं या आपके आस-पास कोई ऐसा फ्रेंड आपका जो इस नॉलेज से जिसको फ़ायदा हो सकता है, तो आप उसको भी गाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक सुनें, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी और कुछ ना कुछ वैल्यू आपको ऐड होगी। तो हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि मैंने 2016 वाला सीजीएल एग्ज़ाम दिया था और उसमें फर्स्ट प्रेफ़रेंस एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जो थी वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रखी थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस है वो यही रहती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और पिछले साल जो कट ऑफ रही थी वो इसी पोस्ट की सबसे ज़्यादा थी। तो मैंने वही वाली जो प्रायोरिटी थी उसको टॉप पे रखा था। और मुझे जो है वो काफ़ी लंबा एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, जैसा कि इंडिया में सारे एग्ज़ाम के साथ ही ये समस्या है। तो 2 साल के वेट के बाद फाइनली 2.5 साल के वेट के बाद हमें जॉइनिंग मिल गई थी 2018 में। तो 2018 में हमारा जॉइनिंग लेटर आया। उसमें हमें एक जॉइनिंग लेटर दिया गया था और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उनको बनवा के हमें लेके जाना था। और उसमें लिखा गया था कि आप इस डेट को यहाँ पे चेन्नई वाले ऑफिस में आके आप रिपोर्ट करें और आप इस दौरान ज्वाइन कर लें। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, फ़्लाइट करा के फ़र्स्ट टाइम वो मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से चेन्नई की। तो मैं वहाँ पे पहुँचा और उसके बाद जो है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं जॉइनिंग में, हालांकि कुछ थोड़ी बहुत थी। जैसे जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो मैं हरियाणा से बनवा के लेके गया था और वो प्रॉपर तरीके से बनाया था उन्होंने, टेस्ट करके और वो सारी अच्छे से प्रोसेस करके काफ़ी 2-3 दिन लगा के बना था। लेकिन जब वहाँ पे मैंने उसको दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, दूसरे स्टेट का है, हम भरोसा नहीं करते और आपको यहीं से बनवाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से थोड़ा उसको बनवाने के लिए भटकता रहा, क्योंकि वो लैंग्वेज का इशू वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे तमिल चलती है और मुझे जो है वो हिंदी और इंग्लिश ही आती थी। तो वहाँ पे जो है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग जो है वो पैसे दे दे के भी आराम से सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। और उनको उस सर्टिफिकेट को देख के फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है और ये चल जाएगा। तो हमारा ज्वाइन करा दिया हमने, एक साथ 7-8 लोगों ने ज्वाइन करा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। साथ में दूसरे एमटीएस की पोस्ट भी थी, कुछ एलडीसी की पोस्ट भी थी। तो हमारा ज्वाइन हो गया। उसके बाद फिर जो है वो एकदम से आपको ट्रेनिंग पे नहीं भेजते हैं। वो क्या है, आपको ऑफिस अलॉट कर देते हैं। तो आपको डायरेक्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है। 4-5 दिन तो हेडक्वार्टर में रखते हैं, शुरू के 8-10 दिन। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता है, बस आपको बैठना होता है ऑफिस में। तो आप ऑफिस में बैठें और चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। तो शुरू के दिन तो इसी में निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो 3 मंथ थे हमें एक ऑफिस अलॉट हो गया। हमारा जो बॉस था वो आईटीओ से प्रमोट होके एसीटीओ बना था। लेकिन वो जो शुरू के 3 महीने थे वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहे। और वो जो है एक कह सकते हैं कि एक टॉक्सिक तरीके का वर्क इन्वायरमेंट मुझे फेस करना पड़ा।
पता नहीं जो हमारे बॉस थे, सीनियर थे, वो प्रमोट होके बने थे और जो है वो वहाँ के लोकल पर्सन थे। तो कुछ तो लैंग्वेज का इशू और कुछ पर्सनैलिटी का भी इशू होता है। तो मैक्सिमम जो ज़्यादातर स्टाफ था वो उनसे परेशान ही रहता था। तो कभी कभार तो शुरू में इन चीज़ों की मुझे आदत नहीं थी, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। लेकिन फाइनली किसी तरीके से वो 3 महीने मैंने निकाले और उसमें जब आपको नई-नई सैलरी मिलती है तब बड़ा अच्छा लगता है। फिर शुरू-शुरू में क्या है, वो घर ढूँढने का प्रोसेस होता है और एक नई जगह पे आपको सारी चीज़ें शुरू करनी होती हैं, नई-नई चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती हैं, सारा घर का सामान और फिर आने-जाने की सुविधा देखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को जमाने में टाइम लग जाता है और इसमें क्योंकि मुझे वर्क एनवायरनमेंट और बॉस थोड़ा टॉक्सिक मिल गया, तो मैं काफ़ी मेंटली परेशान हो गया था। लेकिन 3 महीने के बाद फिर क्या हुआ, हमारी ट्रेनिंग आ गई और इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। तो मुझे बड़ी राहत की सांस मिली कि चलो अब जो है ऑफिस से छुटकारा मिलेगा। तो वहीं पे चेन्नई में ही हमारी ट्रेनिंग हुई, 50-60 लोगों की ट्रेनिंग थी और वो वाला जो पीरियड था वो काफ़ी ठीक ठाक निकला उसमें। लेकिन वो बोरिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। आपको सुबह से 9 बजे से और शाम को 5-6 बजे तक बिठा के रखते हैं और उसमें इनकम टैक्स के सारे लॉस आपको पढ़ाए जाएंगे और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और जो आपके आसपास वाले जो बैच के लोग होते हैं उनसे आपकी जान पहचान होती है, तो इंटरेस्टिंग भी होता है। और जो है कई बार जो क्लासें हैं वो बोरिंग भी हो जाती हैं, लोग उसमें नींद भी निकाल लेते हैं अपनी पीछे बैठ के। तो ये चीज़ें थी, 3 महीने जो है वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बीता और हमारी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हुई। इनकम टैक्स की सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई। फिर 3 महीने के बाद जो है 2019 आ गया था। तो 2019 का लोकसभा इलेक्शन था और इलेक्शन में सबकी ड्यूटी लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं मैक्सिमम लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी लगती ही है। और स्टेट गवर्नमेंट वालों की भी लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों की भी लगती है, उनकी ड्यूटी लगती है। इनकम टैक्स वालों की तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसमें मेरी ड्यूटी लगी वहाँ पे। हमारी ये जो इलेक्शन ड्यूटी थी ये 2-3 महीने तक चली। उसमें क्या था कि कहीं पे अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट पैसे बांटने की कोशिश कर रहा है मतदाता को और शिकायत आ गई, तो हमारी टीम बनी हुई होती थी। तो वो जो इनकम टैक्स की टीम थी उनको हमें फ़ोन आता था तो हम वहाँ पे जाके उसको देखते थे। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जो एरिया थे वो लोकल एरिया ऐसे बदनाम एरिया होते हैं कि वहाँ पे आप बिना पुलिस की सपोर्ट के और अकेले वहाँ पे आप जा भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें साथ में जो है वो पुलिस का प्रोटेक्शन भी रहता था, पुलिस का सपोर्ट भी रहता था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है वो ज़्यादातर सॉरी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर में आती है और जो हमारा जॉब थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। तो कई बार उसमें कोऑर्डिनेशन करने में भी समस्या पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमें एक्शन लेने से पहले काफ़ी कुछ सोच के चलना पड़ता था। लेकिन उसमें ये है कि आपकी दिन में भी ड्यूटी हो सकती है, नाइट में भी ड्यूटी हो सकती है। तो ये चीज़ जो है वहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग रहती थी इलेक्शन ड्यूटी। हालांकि 2 ढाई महीने की थी, तो वो इलेक्शन ड्यूटी वहाँ पे निपटी। उसके बाद फिर हमें दोबारा से प्रॉपर ऑफिस अलॉट करा गया और मुझे एक इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीओ के अंडर में फिर काम करने का मौका मिला। ऑफिस में जनरली दोनों तरीके का काम होता है। डेस्क जॉब भी होती है और फील्ड जॉब भी होती है। डेस्क जॉब में आपको टैक्सेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आप उनको एड्रेस करते हैं। जो ग्रीवेंस होती है टैक्स पेयर्स की, कहीं पे किसी का रिफंड नहीं आ रहा या फिर और कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको, पैन कार्ड का तो खैर अलग ही डिपार्टमेंट है। तो
तो जो टैक्सेशन रिलेटेड और जो ITR फाइल करते हैं उनमें अगर कोई समस्या आ रही है तो वो सारी जो ग्रीवेंस हैं वो हमें सोल्व करनी पड़ती थी। और जो SSC होते हैं उनको कई बार कॉल पे कांटेक्ट करना, उनको बुलाना, हियरिंग के लिए मैनेज करना, उसको शेड्यूल करना, ये सारी चीज़ें जो है वो असेसमेंट का काम में मदद करना, ये चीज़ें होती थी। फील्ड की बात करें तो फील्ड में ज़्यादातर जो काम था हमारा बैंकों में काम होता था कि आपको बैंक में जाके किसी की अकाउंट की स्टेटमेंट लेके आनी है, या फिर अगर कोई टैक्स डिफ़ॉल्ट कर रहा है, टैक्स नहीं भर रहा है, तो आपको हो सकता है उसके बैंक में जाके और उसका जो है अकाउंट अटैचमेंट भी करवाना पड़े। अकाउंट अटैचमेंट का मतलब होता है कि आप उसको फ्रीज कर देते हैं अकाउंट को, और उसके बाद जो है वो SSC जो है वो जिसका बैंक अकाउंट है वो बिना परमिशन के वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकता। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ से ऑर्डर जारी करेगा तभी वो अपने पैसे निकाल पाएगा। तो ये बैंक अटैचमेंट का प्रोसेस होता था, और हमें जो है वो ऐसे शहर में घूमना पड़ता था, या फिर जो टैक्स नोटिस है उसको डिलीवर करना है, या फिर किसी SSC की जो है वो रेकी करनी है। अगर कहीं पे मान लो कोई सर्च ऑपरेशन होने वाला है या फिर रेड होने वाली है, उसको हम एक अलग पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। तो उसकी रेकी भी करनी है और उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ये सारी चीज़ें फील्ड में भी आती हैं। और फील्ड के लिए क्या है कि अगर तो आसपास की कोई जगह है तो आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं, आप बाइक से भी जा सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर बाइक से जाता था, मैंने वहाँ पे बाइक ले ली थी। और अगर आप ऑटो से जा रहे हैं या फिर अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो उसमें पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है, शायद 3000-4000 के आसपास एक महीने का 30 लीटर का पेट्रोल का हमें अलाउंस का प्रोविज़न था कि इतना आप हर महीने ले सकते हैं। तो वो तो हर कोई लेता था, चाहे वो फील्ड में जाए या नहीं जाए, फिर भी लोग उसको तो क्लेम करते ही थे। तो वो था। और ये तो हो गया आपका फील्ड का। अगर जिसके पास गाड़ी नहीं है या फिर अगर दूर की कोई जगह पे जाना है तो फिर जो है वो ऑफिस की गाड़ियाँ थी, वो भी हमें मिल जाती थी जाने के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्योंकि पैसे कलेक्ट करने का काम करता है, वहाँ पे बजट की कोई समस्या नहीं आती है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं ऑफिस के पास। तो आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, ऑफिस की स्टेशनरी है या फिर आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट है कहीं जाने के लिए, तो ऑफिस की गाड़ी होती थी और वो हमें मिल जाती थी, और उसमें जाके फिर जो है ऑफिशियल काम वो हम निपटा के आते थे। तो ये चीज़ थी इसमें। उसके बाद और क्या क्या पॉइंट है, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, वो देखते हैं। अब हम इस पे आते हैं कि रेड का एक्सपीरियंस क्या रहता है। जो सर्च बोलते हैं, इसमें सर्च एंड सीजर ऑपरेशन बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो जिसको कॉमन भाषा में रेड बोलते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी अजय देवगन की रेड 1 और रेड 2। हालांकि उतना धूम धड़ाका और इतनी ज़्यादा मारपीट या फिर जो टकराव है वैसा कुछ तो मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, जो SSC होते हैं, जो जहाँ पे आप रेड डालते हैं, तो वो कई बार क्या है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग होते हैं। वहाँ के MLA हो गए या वहाँ के सांसद हो गए कई बार, या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा जिन्होंने इकट्ठा कर लिया है, किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, किसी कंपनी के चेयरमैन हैं, MD हैं, तो उन सब के जो प्रीमाइसिस है, घर है, वहाँ पे रेड जो है वो होती थी। और ये बड़ी सीक्रेट इस चीज़ को रखा जाता था शुरू में, ताकि उस तक कोई भी जानकारी ना पहुँच पाए। हमें भी बस एकदम से नाम आता था कि कल आपको सुबह 5 बजे या 6 बजे ऑफिस में आना है। तो हम ऐसे नाम आता था तो हम समझ जाते थे कि हाँ जो है वो रेड होने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में तो बहुत मज़ा आता है जब आप ऐसे जाते हैं, आपको जो रियल पावर है उसका एहसास होता है। और वहाँ पे जाके फिर आपकी टीम होती है एक पूरी, वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा लोकेशन है।
और जो सारी लोकेशन है वो एक साथ कवर करनी पड़ती हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में अगर आप रेड कर रहे हैं तो फिर वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं या वहाँ के चेयरमैन हैं उनके घर पे भी करेंगे, उसके डायरेक्टर हैं, उसमें मैनेजमेंट में जो जो लोग हैं उनके घर को भी आप कवर करेंगे, और अलग अलग जितनी लोकेशन है वो एक साथ उस पर की जाती है। तो पूरी उसमें अलग अलग टीम बना के और एक ही टाइम पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। कई बार तो ऐसे होता था कि दूसरी जगह से भी स्टाफ को बुलाना पड़ता था। जैसे मान लो आंध्र प्रदेश में रेड चल रही है, तो इतनी बड़ी रेड है कि उसमें फिर तमिलनाडु से भी लोग भेजते थे, या फिर केरल में चल रही है तो वहाँ पे जाते थे, या फिर वहाँ के लोगों को इधर बुलाते थे। तो ऐसे भी करना पड़ता था। और उसमें जो है वो शुरू शुरू में अच्छा लगता है, बाद में फिर जो है उसमें लोग उससे बचने लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लगभग ये मान के चलो कि एक हफ्ते का प्रोसेस होता था ये। और आप एक बार चले गए, फिर वहाँ पे आप सब कुछ छानबीन कर रहे हैं, पूरी आपको आज़ादी होती है कि आप कोई भी चीज़ें देख सकते हैं उनकी, उलट पलट करके, और सब चीज़ों की तलाशी ले सकते हैं। इवन फ़ोन भी उनके रखवा लिए जाते हैं जहाँ पे होती है रेड, और फ़ोन भी वो यूज़ नहीं कर सकते। और फ़ोन में जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो उनकी भी जांच होती है। और इस दौरान जो है वो घर वाले लोग जो है वो बाहर भी नहीं जा सकते और फ़ोन पे किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ है। हालांकि ज़्यादातर जो लोग हैं जहाँ पे होता था ये प्रोसेस, वो कोऑपरेट ही करते हैं, क्योंकि अगर फिर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास तो कोई कमी है नहीं, ना स्टाफ की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है। तो इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो कोऑपरेट ही करते हैं, और वो दिक्कत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर दिक्कत करेंगे तो फिर पेनल्टी और ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। तो इसलिए कोई समस्या नहीं आती है। फिर भी जो है सुरक्षा के लिए पुलिस वगैरह साथ में लेके जाते हैं। और दे वहाँ पे अगर किसी के घर में रेड है तो उसमें महिलाओं को भी रखा जाता है और पुरुषों को भी, ऐसे बैलेंस बना के टीम बनाई जाती है। तो ये चीज़ है। फिर उसमें ये होता है कि आप सुबह 5 बजे पहुंच गए, चाय पानी के बाद फिर आप लोकेशन पे पहुंच गए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस चीज़ के को हम ढूंढ रहे हैं। फिर आप शुरू करते हैं। तो वहाँ पे शुरू के पहले 1-2 दिन काम होता है, और जो काम है वो रात रात तक चलता है, 10 बजे तक, 11 बजे तक, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। तो ऐसे चलता है। और रात को भी मैक्सिमम केस में आपको वहीं पे रहना पड़ता है, जो जहाँ पे रेड हो रही है उसी ऑफिस के प्रीमाइस पे, या फिर घर में हो रही है तो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे रुकते हैं रात में, ताकि जो एसएससी है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो ऐसे करके कई दिन तक ये चीज़ें चलती हैं। और इसमें ये है कि शुरू के 2-3 दिन एक्टिविटी रहती है, उसके बाद तो फिर जो है वो सर्च वगैरह तो कम हो जाती है, और ऑफिशियल चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ज़्यादा चलता है। उनकी जो है वो स्टेटमेंट ली जाती है, उनसे पूछा जाता है, पूछताछ करी जाती है। तो फिर ज़्यादा दिन तक जब चलती है ना, तो वो एसएससी खुद ही परेशान होके, जहाँ पे रेड चल रही है, वो जो चीज़ें डिपार्टमेंट पूछना चाहता है वो फिर परेशान होके वो बता ही देता है और रिवील कर देता है। और फिर फाइनली जो है वो क्लोज हो जाती है स्टेटमेंट लेने के बाद। और पंचनामा, उसमें 2 पंच बिठाए जाते हैं जो देखते हैं कि जो प्रोसेस है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट डे तो कई बार ये होता है कि उसको, रेड को ख़त्म करने के चक्कर में रात के 2 भी बज जाते हैं, रात के 3 भी बज जाते हैं। कई बार तो हम 2-3 बजे भी वापस आते थे घर से। हालांकि फिर उसके बाद अगले दिन हमें छुट्टी मिल जाती थी, और कई बार तो बुला भी लेते थे ऑफिस में। वो डिपेंड करता है आपका ऑफिसर कैसा है, उस तरीके से। लेकिन इस दौरान आपके खाने पीने की, आपके रहने की, वो पूरी जिम्मेवारी जो है वो डिपार्टमेंट की होती है। आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, और सारी सुविधाएं जो है वो आपको दी जाती हैं। ये रेड का एक्सपीरियंस रहता है। हालांकि फिर ज़्यादा चीज़ें जब ये फ्रीक्वेंटली नाम आने लगता है तो फिर इसमें आदमी, इंसान बोर भी हो जाता है। और उसमें क्योंकि बाहर रहोगे तो आपको मैक्सिमम बाहर का खाना खाना पड़ेगा, और आपको सोना भी बाहर ही पड़ रहा है, नींद भी सही से नहीं हो रही है। तो उसमें क्या, लोग परेशान हो जाते हैं। फिर बाद में जो है वो बचने की भी कोशिश करते हैं कि मेरा नाम ना आए। कुछ लोग बीमारी का बहाना बनाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। तो ये चीज़ है।
शुरू शुरू में अच्छा लगता है, बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और बोरिंग भी हो जाती हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। ये बीच बीच में आती हैं, मैक्सिमम तो आपकी जो काम है वो फील्ड का और ऑफिस का जैसे मैंने बताया वो रहता है। बीच बीच में आपका नाम आता है रेड में, तो ये चीज़ें हैं। अब फिर मैंने इससे छोड़ने का निर्णय क्यों लिया उस जॉब को, क्योंकि जो मेरा मन था वो टैक्सेशन में और टैक्स वाले काम में जम नहीं रहा था। मुझे उसमें एन्जॉयमेंट आ नहीं रहा था, जॉब में जो जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो था नहीं कहीं न कहीं। बस ये था कि काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है और बाकी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं और फिर सुबह उठ के फिर से जाना पड़ेगा, ऐसा लगता था। और वहाँ पे जो है वो लैंग्वेज का भी थोड़ा-सा इश्यू है, खाने-पीने की भी है, और जो अपने नॉर्थ के लोग हैं वो कम ही दिखाई देते थे। तो इस वजह से जो है वहाँ पे इंसान का मन ज़्यादा लगता नहीं है। तो मुझे ज़्यादा मेरी नेचर के हिसाब से मुझे प्रकृति के करीब रहना पसंद है, मुझे नेचर के लिए काम करना पसंद था, मुझे एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, मुझे फॉरेस्ट में घूमना था। तो इसके लिए फिर मैंने इसी फील्ड में जॉब सर्च करनी स्टार्ट करी और 2020 में मैंने एक एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर जो है वो मैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में आ गया अपनी जॉब वहाँ से रिज़ाइन डाल के, और उसके बाद फिर इधर देहरादून में ज्वाइन करा मैंने। हालांकि ज़्यादातर लोग जो है वो यही सजेस्ट कर रहे थे कि आप इस जॉब को मत छोड़ो, और ये इसमें ज़्यादा अच्छे करियर ग्रोथ है, आपको आगे जाके इसमें आईआरएस का भी स्कोप है, इसमें आपको वो भी प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मेन चीज़ है आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन, आपको जीवन में आनंद आना चाहिए। पैसे का क्या है, पैसे तो यहीं रह जाते हैं, और मेन चीज़ है कि लाइफ एक ही बार मिलती है तो उसको एंजॉय करना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को सोच के फिर जो मैंने है उसको छोड़ देना ही सही समझा। तो ये थी मेरी जॉब की कहानी, मेरा एक्सपीरियंस। बाकी अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहते हैं तो वो जो चीज़ भी आप कमेंट में लिखें, शेयर करें, मैं आगे आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा। और तब इसको यहीं फिर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे जल्दी ही आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।